साथियों नमस्कार। साथियों, एक फिल्म आने वाली है सितंबर के पहले सप्ताह में। उस फिल्म का नाम है इमरजेंसी। इस फिल्म में कई कलाकार काम कर रहे हैं, जिनमें एक हैं कंगना रनौत और इसमें अनुपम खेर भी हैं तथा अन्य कलाकार हैं। इस फिल्म में बताया गया है कि इमरजेंसी हमारे देश में कैसे लगी, इंदिरा गांधी के उसमें क्या क्या मूव्स रहे उनके बारे में बताया है, इंदिरा गांधी की जिंदगी के बारे में बताया है, किस प्रकार से उनकी लाइफ को खतरा पहुंचा, किस प्रकार से उनकी हत्या की गई, किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने कुछ अच्छे काम भी किए और इंदिरा गांधी के ही नेतृत्व में किस प्रकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। इस प्रकार की बातें उस फिल्म में बताई थी और बताई हैं। और हमने ऐसी कई छोटी छोटी बातों पर रील्स बना करके पहले शेयर भी की हुई हैं अपने चैनल पे कि ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था या बाकी चीजें क्या थी। मगर खबर ये नहीं है कि फिल्म आ रही है या मैं फिल्म का प्रचार कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। खबर ये है कि इस फिल्म को लेकर के कंगना रनौत को धमकियां दी जाने लगी हैं। धमकियां भी क्या हैं? धमकियां ये कि इसमें जो इंदिरा गांधी की हत्या करते हुए एक सिख को दिखाया गया है, इस सीन को हटा दीजिए। धमकियां ये कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था अमृतसर में, आपको पता है अमृतसर में इन्होंने गोल्डन टेम्पल पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, अपनी मांगे मनवा रहे थे, कुछ लोगों की हत्याएं भी की गई, कुछ लोगों को बंदी बनाया गया था। उसमें न जात देखी गई न धर्म देखी गई और ये सारी चीजें हो रही थी एक व्यक्ति के अंडर में, जिस व्यक्ति का नाम था जनरल सिंह भिंडरवाले। इस व्यक्ति को कई लोग संत मानते हैं, शहीद का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन जब आप कब्जा करते हैं किसी चीज पर अपना जो है आप अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, लोगों को आप किडनैप करते हैं, मारते हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं करते हैं, तो आप संत नहीं हो सकते। इसलिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन चलाया ब्लू स्टार, जिसको जो है एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी थी अजीत डोवल की। वो एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था, कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में और गहराई से। रील में बना चुका हूं, उसकी शॉर्ट बना चुका हूं। मगर उस ऑपरेशन में जनरल सिंह भिंडरवाले की मृत्यु हो गई और बताया जाता है कि इसी गुस्से में उन्हीं के इंदिरा गांधी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने, जो कि एक सिख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। तो इन लोगों को ऐतराज ये है कि हत्या वाला सीन हटा दो और ये ब्लू स्टार में जो ये चीजें हुई है ये वाला सीन हटा दो। पहले ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो गई थी, लेकिन अब जब ये धमकियां मिलने लगी हैं तो कंगना रनौत का कहना ऐसा है कि धमकियां मिलने के बाद सेंसर बोर्ड ने कह दिया है कि भाई हम इसको हरी झंडी नहीं दे सकते पिक्चर को, आप ये सीन या तो हटाओ या फिर कुछ करो इसका। सवाल ये है कि कुछ नेता हमारे देश में इमरजेंसी लगा लें, कुछ कर लें, कुछ भी करें वो तो मंजूर है, और अगर कोई उसका जिक्र भी कर दे तो दिक्कत है। इमरजेंसी का जिक्र भी होता है तो कांग्रेस को दिक्कत होने लग जाती है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये है वो है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो साहब उस दिन खतरे में था जिस दिन आपकी दादी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी थी। न जाने कितने पत्रकारों को, न जाने कितने नेताओं को, न जाने कितने ऐसे लोगों को जो देश की बात करते थे, सबको रातों रात जेल में डाल दिया था। 1.5 साल तक जेल में पड़े रहे वो लोग। इस देश में किसी को इतनी आजादी नहीं थी कि अपने मन की कोई बात कह सके। किशोर कुमार की फिल्म, गाने, फिल्में, कई सारी फिल्मों को बैन कर दिया गया, गाने नहीं चलने दिए गए, रेडियो पे चीजें नियंत्रित कर ली गई, न जाने कितना कुछ किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तरह से हत्या कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि आप उसका जिक्र करें। इसलिए जब इस बार स्पीकर साहब चुने गए थे तो उसके बाद स्पीकर साहब ने एक प्रस्ताव पारित किया था, या कहें कि एक जो उस दिन चूंकि 25 जून था, 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, तो उसका एक तरीके से खेद व्यक्त किया था कि ये दुखद घटना थी, नहीं होनी चाहिए, और इस पर सभी लोगों से खड़े होकर के एक मौन व्रत टाइप का धारण करवाया था इसके शोक में। इस बात से भी कांग्रेस को बड़ी दिक्कत थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये कैसे जिक्र कर रहे हैं, ये आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब बवाल करने का प्रयास था। और अब भी ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ऐसा कहा गया है कि कई कांग्रेस के लोग भी इस धमकियों को दे रहे हैं, कहा गया है, प्रमाण नहीं है अभी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम कुछ भी करो उसका जिक्र ना करें। अब आप कहोगे कि भाई ये सिख वाला जो मैटर है इसको क्यों हटवा रहे हैं ये लोग? इसलिए हटवा रहे हैं ताकि सिख नाराज ना हो जाए कांग्रेस से। 1984 1985 के सिखों को पता है कि कांग्रेस क्या थी, लेकिन जो सिख बालक 2001 2002 2004 में पैदा हुआ उसे क्या पता कि कांग्रेस क्या थी? उसके लिए तो कांग्रेस बहुत अच्छी है ना। लेकिन उसको पता ना चल जाए, उसकी नजरों में कांग्रेस बेकार ना हो जाए, जो नई पीढ़ी चल रही है अभी, जिसके हाथ में वोटिंग की पावर है, इनको काला सच नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप बताइए डिक्टेटर कौन?
मोदी के हाथ में इतनी पावर तो है कि सेंसर बोर्ड से कुछ भी पास करा सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि भाई आपको जो करना है, आपको ठीक लगे आप वो करो। अब बताइए डिक्टेटर कौन? इस पर कोई बात नहीं करता। ये वही वाली बात है कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती। इसी कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल पास करवाया था पहले चुनाव के बाद, नेहरू जी ने, जिसके तहत ये कहा गया था कि हिंदू लोगों को संविधान से चलना है, नियम कायदे कानून से, शादी विवाह तलाक वलाक ये सब करना है, और मुसलमान अपने कानून के हिसाब से चल सकते हैं, चाहे तो शरिया कानून लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करता। कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट चुना गया था 1946 में, आजादी के बाद जो प्रेसिडेंट चुना जाना था, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाना था, वही बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता। इसके लिए वोटिंग कराई गई थी। कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी प्रोविंसेस में, उन सब से वोटिंग में 13 में से एक भी वोटिंग ऐसी नहीं थी जो नेहरू के पक्ष में थी, लेकिन फिर भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे ज्यादातर लोग, लेकिन उनको नहीं बनाया। गांधी जी ने भी नेहरू का ही पक्ष लिया। क्या आपको ये बातें कोई पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता होगा। इमरजेंसी में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी बर्बरता की गई, क्या किसी किताब में आपको पढ़ाया गया? ऐसा नहीं पढ़ाया गया। क्या टीचर्स ने ऐसा जिक्र किया आपसे? नहीं किया। और अगर ऐसा जिक्र कोई टीचर कर भी देता है तो उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये टीचर जो है बीजेपी का एजेंट है, ये टीचर जो है धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ रहा है इससे। अरे सच ही तो बोल रहे हैं भैया, आपने कांड कर दिए ऐसे ऐसे, हम उसका जिक्र भी ना करें? क्यों कोई टीचर ये नहीं बताता कि ग्वादर पोर्ट जो आज पाकिस्तान में है वो 1958 में भारत को मिल रहा था, लेकिन नेहरू जी ने लेने से मना कर दिया, आज पाकिस्तान लेकर के बैठा हुआ है और चाइना वहां पर अपना कॉरिडोर बना रहा है। क्यों कोई ये नहीं बताता कि नेहरू जी ने क्या सोच करके कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को जाने के लिए, श्रीलंका को देने के लिए मंजूरी दे दी थी? हालांकि उस काम को बाद में इंदिरा गांधी ने किया था 1974 में। कोई क्यों नहीं पूछता कि कोको द्वीप जो है म्यांमार के पास कैसे चला गया, जबकि वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, भारत के पास होना चाहिए था? कोई क्यों नहीं ये पूछता कि जो परमानेंट सीट यूएनएससी की भारत को मिलने वाली थी, वो नेहरू जी ने चाइना को क्यों देने दी? कोई क्यों नहीं पढ़ाता आपको किताबों में कि जो चीज, जो अक्साई चीन की आज हम चर्चा करते हैं, अक्साई चीन जिस पर चाइना ने कंट्रोल कर लिया है, जो अक्साई चीन चाइना के द्वारा कंट्रोल किया गया है, वो कैसे उसके पास चला गया, और उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी, ये कौन क्यों नहीं पढ़ाता कोई? आपने कभी सवाल पूछा है? आपको कभी नहीं पढ़ाने दिया जाता ये सब। और अगर कोई जिक्र करेगा भी तो उससे बोल दिया जाएगा कि आप इस तरह की बातें मत करिए। कांग्रेस ने जानबूझ के ऐसी किताबें छपवाई लेफ्टिस्ट लोगों से, जिन किताबों से आपको, हमको, सबको यह शिक्षा मिले कि मुगल्स ने इस देश पर राज किया है। आप अपने दिल से पूछिए, आपको मुगल्स के कम से कम 5 राजा याद होंगे, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, फलाना ठिकाना, लेकिन अगर आपको 5 हिंदुस्तान के राजा याद नहीं होंगे। दक्षिण भारत में भी कई सारी भारत की जो है किंगडम्स थी, आपको वो याद नहीं होंगे एक आध को छोड़ करके। क्यों नहीं हमको ये कराया गया था? ये सब सोची समझी साजिश थी कि आने वाली जो पीढ़ी पैदा हो रही है, इसको इस प्रकार का ज्ञान दो कि सच्चाई कभी जान ना पाए। सच्चाई जान जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको हमेशा यह पढ़ाया गया कि इस देश की पहचान ताजमहल से है, इस देश की पहचान कुतुब मीनार से है, इस देश की पहचान लाल किले से है। कभी ये नहीं बताया गया कि इस देश की पहचान साउथ के मंदिरों से भी है। कभी नहीं बताया गया होगा कि उड़ीसा में भी एक मंदिर है जगन्नाथ का, उससे इस देश की पहचान है। कभी आपको नहीं पता लगने दिया गया होगा कि 4 धाम कौन से, अपने दिल से पूछ लो, आपको 4 धामों के नाम याद नहीं होंगे। आप लोगों को, आपसे मेरा मतलब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस देश में शक्तिपीठ कहां कहां पर हैं। इस देश में लोगों को नहीं पता होगा कि सबसे पुराना मंदिर, सबसे पुराना आर्किटेक्चर कौन सा है, लेकिन ये जरूर पता होगा कि ताजमहल कितने साल पुराना है। साहब महसूस कराया गया है। और जब इनकी सत्ता थी तो इन्होंने किताबों से, फिल्मों से, हर चीज से हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास किया। फिल्मों में क्या दिखाते थे ये लोग कि एक साधु के भेष में बैठा हुआ है व्यक्ति, वही बाद में चोर निकला, उसने दाढ़ी हटाई और एकदम से छुरी रख दी। हमेशा एक पंडित को गरीब दिखाया, एक गरीब पंडित, अरे ताकि पंडित अगर कोई है तो वो अमीर होने की सोचे भी ना। पैसा कमाना बुरा है क्या? किसी की चोरी थोड़ी कर रहे हैं। हमेशा फिल्मों में दिखाया गया कि अगर कुछ मांगना है तो परवरदिगार से मांगो, वही देगा। आप समझ रहे हैं? आपको भी गौर करना, 1960 से लेकर के 2010 तक की जो फिल्में हैं उसमें हमेशा कोई भी अगर धार्मिक व्यक्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति अगर डकैत दिखाना हो, गुंडा दिखाना हो, रेपिस्ट दिखाना हो, मवाली दिखाना हो, तो धार्मिक अगर दिखाना है, स्क्रिप्ट में धार्मिक है, तो वो धार्मिक वाला हिंदू ही होगा, मुसलमान कभी नहीं होगा। इनकी बहुत मजबूरी हो जाती है कि कई कई बार टेररिस्ट मुसलमान दिखाने पड़ते हैं, उसको भी बैलेंस करते हैं लोग फिल्मों में।
कश्मीर के बारे में हमेशा दिखाया गया कि कश्मीर तो इस देश में जो है बड़ा स्वर्ग है, कश्मीर तो एकदम स्विट्जरलैंड है, कश्मीर में तो सब कुछ बड़ा अच्छा है। आप फिल्में देख लीजिए, कश्मीर की गली देख लीजिए, बाद में मिशन कश्मीर आई थी वो देख लीजिए, उसके बाद में ये विनोद चोपड़ा ने फिल्में बनाई थी कश्मीर की, उन्हें देख लीजिए। हमेशा दिखाया कि कश्मीर तो एकदम मतलब स्वर्ग है, लेकिन किसी फिल्म में नहीं दिखाया गया होगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। ये हरकतें कुछ लोगों ने करना स्टार्ट कर दी तो उनको बॉयकॉट कर दिया गया। विवेक अग्निहोत्री, वो डायरेक्टर जिसने फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स, इस कश्मीर फाइल्स को भी ज्यादातर थिएटर्स में रिलीज नहीं होने दिया गया था इस पूरी लॉबी के द्वारा जो आज फिल्म इंडस्ट्री में बैठी हुई है। और इसमें इस व्यक्ति ने जो भी फिल्म में दिखाया हर चीज का सबूत भी पेश किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस फिल्म को जनता ने बड़ी फिल्म बनाया था, बॉक्स ऑफिस ने या बॉलीवुड वालों ने नहीं बनाया। इसी व्यक्ति ने एक फिल्म बनाई थी ताशकंद फाइल, जिसमें बताया गया शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। आज तक कोई इस पर चर्चा नहीं करता, कोई नहीं बताता कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई थी, कोई आपको नहीं बताएगा कि किस प्रकार से इस देश में नरसिम्हा राव ने कंट्रीब्यूट किया, किस प्रकार से शास्त्री जी ने कंट्रीब्यूट किया, किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने कंट्रीब्यूट किया। वाजपेयी जी की जिक्र इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल की घटना है, 20 साल पुरानी है, 10 साल बाद वाजपेयी जी को भी कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन आपको हमेशा यह पता होगा कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब भारत रत्न हैं। अगर आपको ये मैं बता दूं तो कांग्रेस का हर प्रधानमंत्री भारत रत्न रहा है, वही प्रधानमंत्री जो उस पर्टिकुलर परिवार का है। नरसिम्हा राव वगैरह की तो लाश को दिल्ली भी लाने दिया गया था सोनिया गांधी के द्वारा। तो ये सब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। आप फिल्मों में दिखाते नहीं, आप किताबों में बताते नहीं, आप उसका जिक्र नहीं होने देते, और अगर कोई फिल्म के माध्यम से जिक्र भी करना चाहे तो आप जो है उसे जो है धमकियां देते हैं, धमकियां देते हैं, आपका नेक्सस धमकी दिलवाता है। इसे कहते हैं अपीजमेंट। आपका नेता हर दूसरे दिन बोलता है कि जो बजट बनाया है इसमें कितने दलित थे, कितने ओबीसी थे, कितने जनरल थे। ये जो मिस इंडिया का खिताब है इसमें कितने जो है दलित थे, कितने ओबीसी थे और कितने क्या थे। कल को तो ये बोलेगा कि इंडियन टीम में जो रोहित शर्मा है वो दलित नहीं है, उन्हें हटाओ, या कोई फलाना खिलाड़ी ओबीसी नहीं है उसे हटाओ। मतलब इन्होंने वो अत कर दी है इस समय कास्टिज्म करने में कि इनका बस चले तो फिल्म का हीरो भी हटा दें क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है। क्यों ये कास्टिज्म कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि किसी दलित की चिंता है ना, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जातियों में बांट दो फिर से, तभी सत्ता मिलेगी। सत्ता ऐसे हाथ नहीं आने वाली है जो मोदी सब हिंदुओं को एक कर रहा है, गड़बड़ है। क्योंकि एक कौम तो अपने साथ है ही, जातियों का एक सेक्शन भी अगर अपने साथ आ गया तो अपना वोट बैंक हो जाएगा, अपन सत्ता में बने रहेंगे। इसीलिए जाति 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 जाति। और इनसे कोई इनकी जाति पूछ ले तो कहते हैं कि हमें गाली दी जा रही है, हमारा अपमान किया जा रहा है। अच्छा साहब, अच्छा साहब, आप दोहरा रवैया देखिए, फिल्म रिलीज नहीं होने दे रहे हैं लोग, और अब देखना जनता इसी फिल्म को बड़ा बनाएगी। 370 वाली जो कश्मीर फाइल्स है, जैसे वो फिल्म बड़ी बनी है उसी प्रकार से ये फिल्म भी बड़ी बनेगी। जनता सब देख रही है। जो ये सिखों का वोट बैंक ना इनके हाथ से चला जाए उसके लिए ड्रामा कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं किस प्रकार से आपने वक्फ बोर्ड बनने दिया, सब देख रहे हैं किस प्रकार से वक्फ बोर्ड को आपने जमीनें लेने दी, सब देख रहे हैं किस प्रकार से आज आप बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल नहीं पा रहे। सब ये भी देख रहे हैं कि अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ सपा के नेता ने जो किया, एक पिछड़ी वर्ग की लड़की के साथ, उसके लिए तुम्हारे मुंह से 2 शब्द नहीं टपक रहे। सब ये भी देख रहे हैं कि राजस्थान के उदयपुर में एक 12 साल के लड़के ने एक दूसरे लड़की की जो है रेत करके हत्या कर दी। सब ये भी देख रहे हैं एक 12 साल का लड़का साहब अपने क्लासमेट को रेत देता है, चक्कू इस प्रकार से चलाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। 12, 13, 14 साल जो भी उसकी उम्र है, 10वीं क्लास का बच्चा है। अगर 10वीं क्लास के बच्चे के पास इतना प्रैक्टिस है कि रेतने पे वो एकदम मृत्यु कर दे रहा है, तो सोचो उसे प्रैक्टिस कब से की दी जा रही होगी। पहले बकरा काटना सिखाया जाता है, इतना सिखा दिया जाता है कि उसके अंदर का वो खत्म हो जाए, झिझक खत्म हो जाए, उसके अंदर की भावनाएं खत्म हो जाए। लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, किनके? कांग्रेस वालों की। ये बेवकूफ समझते हैं इस देश को। और आप देखना देश में इस वक्त गुस्सा है। ये जो गलती से फेक नैरेटिव चला के जो 99 सीट जीत गई है ना कांग्रेस, इसका हाल देखना आप, इसका हाल देखना। कल भी मोदी जी ने एक मीटिंग में बोल दिया था, कोई फंक्शन था, उसकी 5वीं वर्षगांठ थी, 5वीं साल थी, तो मोदी जी ने कहा जब इसकी 10वीं वर्षगांठ होगी ना तब भी मैं ही बैठा हूँगा, यानी 2029 में भी प्रधानमंत्री के रूप में मैं ही आऊँगा। मोदी जी ने बोल दिया। अगला आदमी कॉन्फिडेंट है। लेकिन आप ये देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरा मकसद यही है। नमस्कार।